दोस्तों, बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे कंपनी के लिए काफ़ी शानदार गुड न्यूज़ दिखाई दे रही है इस समय। कंपनी एफटीएससी इंडेक्स का हिस्सा बन रही है और साथ में यहाँ पे आने वाले समय में कुछ और पॉजिटिव संभावना भी बनती हुई दिखाई देगी, क्योंकि अब आप देख सकते हो कि फाइनेंस सेक्टर में मजबूती की संभावना दिखाई दे रही है और स्टॉक ऑलरेडी करेक्ट काफ़ी ज़्यादा हो चुका है और फ्राइडे को इसमें काफ़ी अच्छी तेज़ी भी देखने को मिली है। क्या आने वाले समय स्टॉक अपनी जो पुरानी इसने हाई बनाई थी लिस्टिंग के बाद, क्या उसको फिर से टच कर पाएगा, समझने की कोशिश करेंगे और आगे की क्या संभावना बनेगी उसको जानेंगे। यहाँ पे मैनेजमेंट को लेकर भी कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड्स की क्या है स्थिति, म्यूचुअल फंड ने क्या लेटेस्ट में अभी निवेश करना शुरू किया है या फिर उनका निवेश कम हो रहा है, समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बजाज हाउसिंग फाइनेंस के कारोबार की बात कर ले तो 126 पर क्लोजिंग देखने को मिली फ्राइडे को, जहाँ पे 4.01% की शानदार तेज़ी थी। तो बाज़ार में तेज़ी का वातावरण बना, उसका पूरा फ़ायदा स्टॉक को मिला और स्टॉक ने निचले लेवल से बाउंस बैक किया है। तो यहाँ पे देख लो कि अब एफटीएससी इंडेक्स के अंदर बजाज हाउसिंग फाइनेंस शामिल हो रहा है। तो यहाँ पे $50 मिलियन तक का निवेश आने की संभावना बन रही है। तो ये देख सकते हो कि नोमा अल्टरनेटिव की तरफ से जो रिसर्च रिपोर्ट जारी की उसमें कहा गया है कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को करीब $45 मिलियन का निवेश प्राप्त हो सकता है, जबकि आईएफएफएल कैपिटल के ऑल्ट डेस्क के अनुसार $48.4 मिलियन तक का निवेश आ सकता है। यानी काफ़ी भारी मात्रा में नया इन्वेस्टमेंट आने की संभावना बन चुकी है। तो कुल मिला के एफटीएससी के रीबैलेंसिंग के परिणाम स्वरूप भारतीय बाजार में करीब 1.4 बिलियन से लेके 1.6 बिलियन डॉलर तक का नया निवेश आने की संभावना है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस के लिए आने वाला जो समय है, अभी देख सकते हो निवेश तो आएगा ही, क्योंकि एफटीएससी इंडेक्स में शामिल होने से जो काफ़ी बड़ा निवेश और आने की संभावना है। बहुत सारे एफटीएससी इंडेक्स के माध्यम से निवेश करते हैं, उनका फ्रेश इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा अगर आप देखें तो 15 अप्रैल की जो डेट है वो खास होने वाली है। 15 अप्रैल को कंपनी का लॉक इन पीरियड खुलने जा रहा है। तो देख सकते हो कि ये 15 अप्रैल को लॉक इन पीरियड खुलेगा। नोमा अल्टरनेटिव क्वांटिटेटिव की तरफ से जो रिपोर्ट जारी की गई है कि लॉक इन पीरियड खत्म होने की वजह से बजाज हाउसिंग फाइनेंस के 529 करोड़ शेयर या इसकी इक्विटी का 64% हिस्सा ट्रेड करने योग्य हो जाएगा, यानी वो बाज़ार में अपने शेयर बेच पाएंगे। तो यहाँ पे लॉक इन पीरियड खुलने का मतलब ये नहीं कि पूरे के पूरे जो 529 करोड़ शेयर है उसी दिन बिकने को आ जाएंगे। ये सिर्फ ट्रेड के योग्य होंगे। हो सकता है उसमें से कोई बेचने को आए, कोई न भी बेचे, लेकिन 529 करोड़ शेयर 15 अप्रैल को खुल जाएंगे ट्रेडिंग के लिए। तो उस दिन आप देखो कि हो सकता है कुछ बिकवाली हो, दबाव देखने को मिले एक साथ में। तो ये एक खास सोचने वाली बात है। तो फिलहाल अभी अप्रैल का महीना इसके लिए अभी भी भारी दिखाई दे रहा है। अब एक और जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है बजाज हाउसिंग फाइनेंस को लेकर भी, देखो इसकी जो पेरेंट कंपनी है बजाज फाइनेंस पर सबकी नज़रें टिकी हुई है। बजाज फाइनेंस के एमडी और सीईओ राजीव जैन का कार्यकाल 31 मार्च को खत्म हो रहा है। हालांकि जैन ने कहा है कि वो फिलहाल कंपनी के इस कारोबार के साथ बने रहेंगे। ऐसे में देखना होगा कि कार्यकाल खत्म होने के बाद वो किस भूमिका में कारोबार के साथ जुड़े रहते हैं। 18 मार्च को मंगलवार सीएनबीसी आवाज़ के साथ में खास बातचीत में बजाज फिनसर्व के चेयरमैन एमडी संजीव बजाज ने कहा है कि बजाज फाइनेंस का बोर्ड अगले कुछ दिनों में बैठक करेगा और ग्रुप में राजीव जैन की भूमिका पर फैसला किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि राजीव जैन कारोबार और ग्रुप के प्रति समर्पित है और इसीलिए कंपनी उनके लिए कोई अपनी तरफ से कोई बड़ा निर्णय लेगी। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ बड़े फैसले लिए जाएंगे और जिसका असर आने वाले समय देखने को मिलेगा। तो क्लियरली एफटीएससी इंडेक्स में शामिल होने का भी फ़ायदा तो होगा, लेकिन सामने लॉक इन पीरियड खुलेगा, उसमें बिकवाली की दबाव की स्थिति भी आगे जाके बनेगी। अब यहाँ पे देख सकते हो कि बाज़ार में एफआई तो लगातार बिकवाली कर रहे हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड बाज़ार में खरीदारी कर रहे हैं।
तो क्या बजाज हाउसिंग फाइनेंस में म्यूचुअल फंड ने खरीदारी की है? तो फरवरी के डाटा हमारे सामने है, उसमें क्लियर है कि म्यूचुअल फंड ने इसमें इंटरेस्ट नहीं लिया है। उन्होंने कोई खास निवेश नहीं किया, सिर्फ एक म्यूचुअल फंड ने नया फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन सामने 3 ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जिन्होंने बिकवाली कर दी है। तो इसका मतलब ये है कि फिलहाल इस प्राइस पे और इस स्टॉक के अंदर जो म्यूचुअल फंड है वो निवेश करना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी म्यूचुअल फंड का निवेश है। उसमें आप देखें तो एडलवाइज मिड कैप फंड ग्रोथ का 38.98 करोड़ का एयूम है। इसके अलावा इन्वेस्टको फाइन इंडिया फाइनेंशियल सर्विस का 8.36 करोड़ का एयूम है। आदित्य बिरला सन लाइफ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस रेगुलर ग्रोथ का 19.91 करोड़ का एयूम किया हुआ है। और बंधन हाइब्रिड इक्विटी फंड रेगुलर ग्रोथ प्लान का 3.44 करोड़ का एयूम है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो HDFC लार्ज कैप फंड ग्रोथ का 31.23 करोड़ का एयूम है। HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड ग्रोथ का 21.20 करोड़ का एयूम है। तो इसके अलावा एडलवाइज फ्लैक्सी कैप फंड रेगुलर ग्रोथ का 21.08 करोड़ का एयूम है। एडलवाइज फोकस फंड रेगुलर ग्रोथ का 7.86 करोड़ का एयूम है। तो HDFC लार्ज एंड मिड कैप फंड ग्रोथ का 21.13 करोड़ का एयूम है। इसके अलावा एडलवाइज रिसेंटली लिस्टेड IPO फंड रेगुलर प्लान का 31.53 करोड़ का एयूम है। और DSP बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस फंड रेगुलर ग्रोथ का 28.60 करोड़ का एयूम। तो ये कुछ बड़े म्यूचुअल फंड हैं जिन्होंने अच्छी खासी खरीदारी भी की है। अब एक बार हम इसके फंडामेंटल देख लेते हैं। इस समय मार्केट कैप 1,02,944 करोड़ के आसपास है। करंट प्राइस जिसकी 124 की है। लो 103 का बनाया था पिछले दिनों गिरावट में, और जो हाई बना वो 188 का है, जो IPO लिस्टिंग के बाद हुआ था। उससे स्टॉक अभी काफ़ी नीचे है। स्टॉक का P 52.60 का है, जो काफ़ी ठीक नहीं है, ज़्यादा लग रहा है। बुक वैल्यू इसकी 22.60 की है। और ROC 9.42% है। इसका ROE 15.2% है। और इसकी फेस वैल्यू 10 रुपीज़ की है। अब यहाँ पे अगर हम दूसरी कंपनियों से कंपेयर करें तो ये क्लियर होता है कि यहाँ पे स्टॉक फिलहाल P रेशियो के हिसाब से महंगा है। तो इसकी जो प्राइस 123 के आसपास है, इसका P रेशियो 52.59 का है। और मार्केट कैप के लिहाज से फिलहाल ये सबसे बड़ी कंपनी है जिसका मार्केट कैप 1 लाख करोड़ के आसपास है। और हुडको नंबर 2 पे है, 202 की प्राइस है। P रेशियो काफ़ी कम है, 15.14 का ही P रेशियो है। LIC हाउसिंग फाइनेंस जिसकी प्राइस 571 की है, लेकिन P रेशियो सिंगल डिजिट में 6.11 का P रेशियो, जो बहुत ही ज़्यादा कम है। PNB हाउसिंग जिसकी प्राइस 860 रुपीज़ के आसपास है और 12.26 का P रेशियो, जो काफ़ी कम है। आधार हाउसिंग फाइनेंस जिसकी प्राइस 417 के आसपास है और P रेशियो 20.73 का है, जो कम है। और आवास फाइनेंस का 1981 की प्राइस है और 27.85 का P रेशियो है। इसके अलावा एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस का 304 का शेयर प्राइस है और 21.46 का P रेशियो। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि दूसरी कंपनियां, जो पेयर कंपनियां, उनकी P रेशियो 25-30 के नीचे है और इसका 52 का P रेशियो है। तो उस हिसाब से यह स्टॉक महंगा है और इसी वजह से भी म्यूचुअल फंड इसमें थोड़ा सा कम इंटरेस्ट ले रहे हैं। लेकिन अगर बिजनेस मॉडल देखें तो बहुत बेहतरीन है। बजाज ग्रुप है तो आने वाले समय ये बेहतर कर सकता है, लेकिन नज़रिया लॉन्ग टर्म का इसके लिए होना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।